अभी जो लास्ट क्लास था, उस लास्ट क्लास में हम लोग जो है बाबर का इन्वेजन देख लिए थे, बैटल ऑफ पानीपत को भी देख लिए थे। उसके बाद फिर जो है हम लोग हुमायूँ का छोटा-सा ड्यूरेशन देखे थे, फिर बीच में शेरशाह सूरी का सूरी डायनेस्टी आया था। उसके बाद फिर वापस हुमायूँ आता है और हुमायूँ जो वापस आने के बाद तुरंत उसका डेथ हो जाता है। ये लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ हम लोग डिटेल में देखे थे। क्लियर है? शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो रिफॉर्म्स लेकर के आया था, उन सबको हमने डिटेल में देखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, करेंसी में हो गया, मेज़रमेंट में हो गया। क्लियर है? इन सबको हमने देखा था, जब्ती सिस्टम वगैरह ये सब। आज जो है हम लोग अकबर से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो अकबर जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूलर है इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी तक जो मतलब एक तरीके से देखा जाए कि जो फॉरेन इन्वेजन हुआ था इस्लामिक इस्लामिक रिलीजन का, वो जो है मतलब पूरे तरीके से घुला-मिला नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा धर्म को लेकर के युद्ध था, बट मतलब एक जो एसिमिलेशन होता है ना, कहीं न कहीं अपना-पराया वाला भावना था। बट ये अकबर का जो रूल होता है, इस रूल में क्या होता है, अकबर ही नहीं, इवन जो शेरशाह सूरी का जो ये डायनेस्टी था, शेरशाह सूरी ही इस चीज़ का नींव रख देता है कि हिंदू और मुस्लिम्स में जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो भेदभाव है, वो मतलब लगभग खत्म हो जाता है। जैसे शेरशाह सूरी जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग देखते हैं, बहुत मतलब फेमस हिंदू रूलर्स को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में रखता है, जैसे राजा टोडरमल वगैरह हो गया, क्लियर है? ये सेम पॉलिसी जो है हम लोग देखेंगे क्या कि आगे चल कर के अकबर भी अपनाता है। तो अकबर इस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हम लोग अकबर के बारे में बेसिक देख लेते हैं। याद आ रहा है अकबर का जन्म कैसे हुआ था? कि जब शेरशाह सूरी हुमायूँ को हराया था, तो हुमायूँ जो है वो मतलब अपना जब एम्पायर छोड़ के गया था, तो वो एक हिंदू राजा था अमरकोट में। उसके यहाँ पे अमरकोट जो जगह है, उस जगह पे अकबर का जन्म हुआ था। अब क्या होता है, जब हुमायूँ का जब डेथ होता है ना, तो उस टाइम अकबर जो था वो पंजाब के कलानौर रीजन में था। ये जो कलानौर रीजन में है, क्योंकि उस टाइम वो अकबर बहुत छोटा था, लगभग 13 साल के आसपास का था। तो हुमायूँ का डेथ होता है, तो वहीं पे कलानौर जो पंजाब में है, वहीं पे उसका राजपोशी हो जाता है, जो कोरोनेशन होता है वो वहीं पर हो जाता है। अब क्योंकि अकबर बहुत ज़्यादा छोटा था, तो इसलिए इसका जो शासन व्यवस्था है, जो राज प्रतिनिधि है, वो कौन करता है इसके बिहाफ़ पे? बैरम खां। ये जो बैरम खां था, ये हुमायूँ का, अकबर के पिता का बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार था। ये बैरम खान ही उसको कुछ इनिशियल टीचिंग्स वग़ैरह देते हैं, क्लियर है? और बैरम खान जो है वो अगले 4 साल तक 1556 से लेकर के 1560 तक, ये 4 साल तक जो है बैरम खान रूल करेंगे अकबर के बिहाफ़ पे। क्लियर है? और ये जो बैरम खान है, ये कोशिश करता है कि जो भी मुगल एम्पायर है, उसको पूरा कंसोलिडेट करने का। इवन जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, जैसे हम लोग देखते हैं ना शेरशाह सूरी का जो डायनेस्टी था, तो शेरशाह सूरी में का डायनेस्टी में जो सिकंदर शाह सूरी था, ये जो था इसका जो आर्मी जनरल था हेमू विक्रमादित्य, ये क्या करता है, ये अकबर का जो डायनेस्टी है, जो मुगल साम्राज्य है, उस पे हमला करता है। और क्योंकि अकबर उस टाइम बहुत छोटा होता है, तो उसके बिहाफ पे जो बैरम खान है, ये 1556 में जो है वो युद्ध लड़ता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और जिसमें बैरम खान का जो है वो जीत होता है। ध्यान में रखना, ये हम लोग कहीं कहीं पे पढ़ते हैं कि बैरम खान, ये अकबर वर्सेस हिमू विक्रमादित्य हुआ था। बट अकबर जो था उस टाइम तो सिर्फ 13 साल का था, तो वो युद्ध नहीं लड़ रहा था। उसके नाम पे, जैसे होता है ना प्रेसिडेंट के नाम पे प्राइम मिनिस्टर बहुत सारा काम करता है, तो बिल्कुल वैसा ही था कि अकबर के नाम पे ये युद्ध जो है वो बैरम खान लड़ा था हेमू विक्रमादित्य से, जो सिकंदर शाह सूरी का ये था। बहुत लोग बोलते, न्यूज़ वगैरह ऐसा भी चलता है, प्रोपेगेंडा ऐसा चलता है कि हेमू विक्रमादित्य अगर जीत जाता तो हिंदुओं का शासन आ जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों में मत पड़ना। हेमू विक्रमादित्य तो आर्मी जनरल था सिकंदर शाह सूरी का। अगर वो जीतता तो सूरी डायनेस्टी वगैरह ऐसा आता। क्लियर है? इन चीज़ों में मत पड़ना। हिस्ट्री पढ़ने का तरीका मैंने पहले भी बताया कि एनालिटिकल होकर के देखो कि मतलब क्या सिचुएशन था, लोगों का माइंडसेट कैसा था, कौन किस तरीके से रूल करता था, क्या सोचता था, क्लियर है? उस तरीके से देखोगे तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और थोड़ा ज़्यादा ट्रू पिक्चर भी देख पाओगे। अभी हम लोग देख लेते हैं अकबर का एक्सपेंशन। ये देखो, ये जो अकबर का जो एक्सपेंशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए है कि आगे चल गए कि 200-400 सालों तक जो है जो मुगल डायनेस्टी है, वो इतना ज़्यादा मतलब फ्लरिश करेगा, जो हम लोग बोलते हैं ना कि भारत तो सोने की चिड़िया था, या गोल्डन एरा ऑफ आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है।
उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है प्रॉस्पेरिटी की, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगा। और प्रॉस्पेरिटी अगर बहुत ज्यादा आना है, इसका मतलब क्या, कि उस जगह पे ट्रेड बहुत अच्छा होगा। ट्रेड होने के लिए क्या चाहिए, कि उसको एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए। दूसरा क्या है, मार्केट का एक्सेस चाहिए। मार्केट का एक्सेस चाहिए मतलब क्या, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट का एक्सेस कहाँ से मिल सकता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में मार्केट्स का एक्सेस, एक तो ये मेनलैंड इंडिया वाला रीजन है, एक मार्केट का एक्सेस मिलेगा ये जो यहाँ पे खुरासन वाला रीजन है। इस जगह से जो सेंट्रल एशिया का मार्केट का एक्सेस मिलता था, इधर से मिल सकता है। दूसरा मार्केट का एक्सेस मिल सकता है ये सी वाले एरिया से, कि या तो अकबर का जो ये दिल्ली में जो एम्पायर था, ये एम्पायर इधर गुजरात वाले साइड पे आकर के जीत जाए, या फिर ये बंगाल वाले साइड पे आकर के जीत जाए। अगर गुजरात वाले साइड पे आकर के जीतेगा तो यहाँ से क्या होगा, उसको ये सऊदी अरेबिया या जो अरब कंट्रीज वगैरह हैं, या और भी जो अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह हैं, इधर का एक्सेस मिल जाएगा। इवन हम लोग देख चुके हैं कि जो पोर्टुगीज है, वो 1498 में ही वास्को डी गामा जो है वो इंडिया पहुंचते इधर इस रूट से। तो इवन उसको जो है इधर से भी वो जो यूरोपियन मार्केट का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी हम लोग देखेंगे क्या, कि अकबर के टाइम में जो प्रॉस्पेरिटी होगा उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि अकबर क्या करेगा, ये गुजरात वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन जीतेगा, ये बिहार बंगाल वाला जो रीजन है इस पोर्शन को जीतेगा। जिससे क्या होगा, उसके पास एक तो ट्रेड रूट आ जाएगा। दूसरा मैंने बताया प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चरल सरप्लस चाहिए। तो अकबर जो ये पूरा बिहार बंगाल का जो ये रीजन है, जो फर्टाइल एरिया, यूपी बिहार बंगाल, ये इन एरियाओं पे क्या होता है, कब्जा करेगा। और कब्जा करने के बाद एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा बहुत ज्यादा। और फिर जब ये वाला एम्पायर, जब ये वाला रीजन को जब वो जीतेगा, तो उससे क्या होगा, कि इधर से जो ट्रेड रूट था, जो सिल्क रूट जा रहा था, इस सिल्क रूट को वो कनेक्ट करेगा। और जब सिल्क रूट पे अगर मतलब कंट्रोल है, तो उससे क्या होता है, सिल्क रूट पे कंट्रोल होने से मार्केट का एक्सेस मिलता है। जितना ज्यादा मार्केट का एक्सेस होगा उतना ज्यादा ट्रेड हमारा फ्लरिश करेगा, इकोनॉमी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्लियर है। तो ये सारा चीज ध्यान में रखना है। अभी हम लोग देख लेते हैं एम्पायर का एक्सपेंशन शॉर्ट में। सबसे पहले 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा, जो अभी हम लोग देखते हैं। इस ये बैरम खान वर्सेस हिमू विक्रमादित्य। ये बैटल जो है ये अकबर नहीं लड़ता, लेकिन 1560 के बाद से, जब से बैरम खान गया उसके बाद से देखो अंपायर का एक्सपेंशन होना स्टार्ट होगा। 1516 में अकबर जो है वो ग्वालियर को जीतता है। उसके बाद फिर 1561 में जो है वो मालवा को जीतता है। ये चीज और मैं एक बात बता देता हूँ, ये ऐसा क्रोनोलॉजी ऐसा कुछ याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने बस समझाने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लिख रखा है। ऐसा कोई क्रोनोलॉजी एग्जाम में पूछता नहीं है। तो 1561 एडी में जो है ये मालवा वाले रीजन को जीतेगा। मालवा वाले रीजन में यहाँ पे देखो एक चीज और मैं बताता हूँ। जैसे ये मालवा वाले रीजन को जीता, यहाँ पे जो बाज बहादुर है इसको हराता है अकबर। और इसको हराने के बाद यहाँ पे देखो बाज बहादुर को ऐसा नहीं कि ह्यूमिलिएट करता है और उसको मतलब जेल वगैरह में डाल देता है। इस बाज बहादुर को उल्टा वो मनसबदार दे देता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। मनसबदार आगे चल के हम लोग देखेंगे, अभी आसान भाषा में समझो कि एक मंत्री का पद दे देता है। तो ये भी एक हम लोग अकबर का पॉलिसी देखेंगे, कि ये अपने मतलब दुश्मनों के साथ ऐसा नहीं करता था कि मतलब उन्हें हराने के बाद उन्हें ह्यूमिलिएट करता था। क्लियर है। तो ये एक जब हम लोग देखेंगे अखबार का एक्सपेंशन पॉलिसी वगैरह, या मतलब क्या ऐसा चीज था जो अकबर को खास बनाता है, तो उसमें से एक पॉइंट अपन यहाँ से ये ऐड कर सकते हैं। जैसे वो बाज बहादुर को हराता है, तो बाज बहादुर को हराने के बाद उसको वो अपना मनसबदार बना देता है। क्लियर है। वैसे यहाँ पे देखो गोंडवाना वाला रीजन में जो रानी दुर्गावती है जबलपुर की, ये रानी दुर्गावती को हराता है। ये ध्यान में रखना, ये जो गोंडवाना वाला रीजन है ना, वो अगर हम लोग मैप में देखें तो यहाँ वाला पोर्शन है, ये देखो ये गोंडवाना वाला दिख रहा है। इस एरिया को जहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ महानदी रिवर वगैरह जिसमें आता है, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला हिस्सा, ये सब जो है क्लियर है, और कुछ उड़ीसा का हिस्सा। तो ये गोंडवाना वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को वो जीतेगा, रानी दुर्गावती को हराएगा। उसके बाद फिर ये मेवाड़ छत्तीसगढ़, ये महाराणा प्रताप वाला है। पहली बार जब मेवाड़ जो चित्तौड़ वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ मैंने बोल दिया सॉरी, ये जो मेवाड़ चित्तौड़ वाला रीजन है जो राजस्थान के पास वाला एरिया, अभी क्या होता है कि इस जगह पे अभी सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है रणथंभौर में सक्सेसफुल होगा। मरवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब जितना भी राजपूत वाला किंगडम बोल दो या फिर राजस्थान वाला एरिया, ये सारे एरियाज को वो जीत जाता है। उसके बाद एक जो बहुत सक्सेसफुल होता है वो है गुजरात। गुजरात का कैंपेन बहुत सक्सेसफुल है। जैसा कि अभी मैंने बताया ना, कि गुजरात के कैंपेन में होगा क्या, जैसे ही ये गुजरात वाले एरिया को वो जीतेगा अकबर, वैसे ही उसको अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाएगा। और अरेबियन सी का एक्सेस मिलना
मतलब ट्रेड का एक्सेस मिलना, ट्रेड रूट मिलना। इसका मतलब फॉरेन से जो यूरोपियन सामान है वो अब मेनलैंड एरिया में ट्रेड के थ्रू आएगा, और इवन जो इस एरिया का सामान है नदर्न इंडिया का, वो भी मेनलैंड थ्रू से मुगल एम्पायर से वो अब कहाँ जाएगा, यूरोपियन मार्केट या फिर ये जो अरेबियन मार्केट वगैरह है, अफ्रीकन मार्केट वगैरह है, इधर जाएगा, और उसके बाद फिर जो है इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, गुजरात किसको हरा के जीतता है, मुजफ्फर शाह थ्री होता है, इसको हराता है और उसके बाद गुजरात को जीतता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये सी ट्रेड के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था। मिडिल ईस्ट और यूरोप से अब ट्रेड बहुत अच्छा होगा। ये सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा गुजरात का कैंपेन, कि जब गुजरात का कैंपेन जीतता है ना, तो उसके खुशी में अकबर जो है यहाँ पे जो फतेहपुर सिकरी है, फतेहपुर सिकरी आज के टाइम का आगरा वाला रीजन है, कि जो आगरा है ना उसी में एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे आगरा में ही बोल सकते हो कि आगरा वाला हिस्सा में ही ये मतलब जो है फतेहपुर सिकरी है। यहाँ पे बुलंद दरवाजा बनाता है इस खुशी में, क्लियर है। और आगे चल के यही जो आगरा वाला रीजन जो फतेहपुर सिकरी है, वहीं पे वो अपना कैपिटल, नया कैपिटल बनाएगा, जो गंगा यमुना नदी के तट पे था, जो आज भी देखने को मिलता है, क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना कि ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट था। गुजरात का कैंपेन के बाद वो जो है वो बुलंद दरवाजा बनाता है। सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया क्या सिग्निफिकेंस था। उसके बाद फिर ये जो बिहार और बंगाल वाला रीजन है, ये बिहार और बंगाल वाला रीजन को जीतेगा। ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों था, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एरिया है, चाहे वो राइस का कल्टीवेशन हो, वीट का कल्टीवेशन हो, इन सब के लिए ये एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बिहार और बंगाल वाला जो रीजन है इसको जीतेगा। इवन बिहार और बंगाल वाले रीजन को जीतने से क्या होगा, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिल जाएगा। और ये जब बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिलेगा तो इधर से अब क्या होगा, ये जो स्पाइसेस वगैरह हैं उसका ट्रेड होना स्टार्ट होगा। फिर ये जो बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वगैरह हैं इनसे कनेक्शन वगैरह बढ़ेगा, क्लियर है, इधर से ट्रेड होगा। मतलब ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर ये जो है ये मेवाड़ को जीतता है, हल्दी घाटी जो महाराणा प्रताप है। ये ध्यान में रखना, मेवाड़ में जो हल्दी घाटी में जो युद्ध होता है महाराणा प्रताप से, डायरेक्टली अकबर खुद नहीं करता है, अकबर का ही जो है मतलब एक मनसबदार होता है राजा मान सिंह। ये राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ये इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप वर्सेस राजा मान सिंह था, क्लियर है। और ये जो होता है ये काफी मतलब सक्सेसफुल कैंपेन होता है। इस बार जो राजा मानसिंह होते हैं वो महाराणा प्रताप को हरा देते हैं। फिर एक जो है इसके बाद फिर काबुल को कैप्चर करता है अकबर। ये काबुल कैप्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर काबुल वाला लोकेशन देखो तो ये काबुल कुछ इस जगह पे है। एक तो इस एरिया में कैप्चर करके ये जो फॉरेन इन्वेजन है इसको कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि ये जो हिंदू कुश पर्वत है यहाँ पे जो माउंटेन है, ये हिंदू कुश माउंटेन पे अगर कंट्रोल है, इसका मतलब क्या, जो फॉरेन इधर से जो भी आ रहे, आप अगर हिल पे बैठे हुए तो नीचे से जो भी इधर आगे से आ रहा है उन सब पे आप क्या कर सकते हो, आसानी से चेक कर सकते हो, कंट्रोल करना आसान होगा। मतलब ये जो है ये दो तीन रीजन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो अपन लिख सकते हैं। एक तो अपन देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेजन को कंट्रोल किया जा सकता था। दूसरा अपन जो देख चुके हैं कि हॉर्सेस का बहुत बेटर क्वालिटी का हॉर्सेस ये सेंट्रल एशिया वगैरह रीजन में मिलता था। और तीसरा जो है वो क्या, कि मार्केट का एक्सेस, कि सेंट्रल एशिया से अब मार्केट आसानी से किया जा सकता था। और ये देखना, ये जो काबुल वाला रीजन है ना, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जो जहांगीर है वो इस चीज को लूज कर जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मतलब मुगल साम्राज्य है इसको बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो आगे चल के उसका भरपाई कभी हो नहीं पाता है, क्लियर है। ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया था सेंट्रल एशिया का इन्वेजन को रोकने के लिए। इवन हम लोग देखेंगे जो नादिर शाह का इन्वेजन होगा, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होगा, वो सब होने के पीछे रीजन यही है क्योंकि काबुल बाद में जहांगीर हार जाता है या उसको गवा देता है। तो ये ध्यान में रखना, ये काबुल जो अकबर जीता था ये भी बहुत सक्सेसफुल कैंपेन था। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे तो दिख रहा है कि हर एक दो साल में कोई ना कोई युद्ध हो जाए, क्या इतना सारा युद्ध अकबर खुद लड़ रहा है। ध्यान में रखना, ये कोई युद्ध अकबर नहीं लड़ रहा है, शायद एक दो में गया होगा, नहीं तो मेजोरिटी जो युद्ध है एक में भी अकबर नहीं है। हम लोग देखेंगे ये सारा युद्ध जो है उसके मनसबदार लोग लड़ रहे हैं। जैसे ये महाराणा प्रताप से कौन लड़ रहा है, राजा मानसिंह लड़ रहा है। ये राजा मानसिंह कौन है, उसका मनसबदार है। आगे हम लोग अभी मनसबदारी सिस्टम अभी देखेंगे आज, तो उसमें देखेंगे डिटेल में ये मनसबदारी कौन होता है। अभी बस इतना समझो, ये एक टाइप का मंत्री है, क्लियर है। उसके बाद फिर जो है ये
1585 में जो है अपना कैपिटल जो है वो लाहौर में शिफ्ट कर देता है। ये ध्यान में रखना, मेन कैपिटल तो आगरा में ही रहता है, ये फतेहपुर सिकरी में ही। ये सेकंड कैपिटल जो है वो लाहौर में शिफ्ट करता है, इसलिए ताकि वो नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उस पर कंट्रोल कर सके। फिर जो है 1586 में कश्मीर और बलूचिस्तान वाला एरिया को जीतता है, और फिर 1591-80 में सिंध वाला एरिया जो अभी में पाकिस्तान में है, और फिर ये उड़ीसा और कंधार को जीतता है। क्लियर है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि आगे चल करके ये डेक्कन का जो अहमदनगर है, खानदेश वाला रीजन, जहाँ पे चांद बीबी रहती है, ये चांद बीबी ये है, ध्यान में रखना। ये चांद बीबी बहुत फेमस है इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि जब मुगल साम्राज्य जो है, डेक्कन का ये जो अहमदनगर वाला रीजन है, अगर इस जगह पे देखो, ये वाला रीजन, ये अहमदनगर वाला रीजन हो गया, खानदेश वाला रीजन हो गया, इन रीजन्स को जब मुगल साम्राज्य कैप्चर करने का कोशिश करता है, तो ये रीजन पे जो चांद बीबी का उस टाइम कंट्रोल रहता है। बहुत टफ फाइट देती है, लगभग 1 साल से ऊपर तक ये पूरा मुगल साम्राज्य का जो सेना है उसको रोक करके रखती है। उसके बाद फिर मतलब जो है मुगल साम्राज्य और इसके बीच एक समझौता हो जाता है, लेकिन बाद में चांद बीबी पे कुछ आरोप लगता है और उसका असैसिनेशन कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। क्लियर है। तो ये चांद बीबी है। फिर ये असीरगढ़ फोर्ट है। क्लियर है। ये असीरगढ़ फोर्ट जो था, ये खानदेश वाले रीजन में था। ये अगर हम लोग देखें, ये खानदेश वाला रीजन जो है ये यहाँ पे सतपुरा रेंज के आसपास है। ये असीरगढ़ फोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये एक तरीके से जो असीरगढ़ फोर्ट था ना, ये पैसेज था, गेटवे था साउथ इंडिया का। क्योंकि अगर मतलब यहाँ पे तो ऐसे हम लोग देखते हैं पूरा विंध्यास है, सतपुरास है। तो अगर किसी को साउथ इंडिया में जाना है इस पोर्शन से पहले, तो जो पास है वो यहाँ पे खानदेश वाला रीजन में जो असीरगढ़ फोर्ट था, वहां से गुजरता था। और उस असीरगढ़ फोर्ट में अगर कब्जा है, इसका मतलब क्या है कि डेक्कन में कंट्रोल, या डेक्कन का मतलब एक तरीके से कब्जा करने का रूट खुल जाना। क्लियर है। तो उस फोर्ट पे कब्जा होता है। ये फोर्ट देख सकते हो, ये कुछ ये है असीरगढ़ फोर्ट। इस पे कब्जा होता है, ये सतपुरा रेंज में है। क्लियर है। ये बहुत बड़ा विक्ट्री होता है, और ये आखिरी विक्ट्री होता है अकबर के मरने से पहले, और 1605 में अकबर का डेथ हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पे ये तो था पॉलिटिकल हिस्ट्री। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है। मेन हम लोग जो है ये इसके बारे में अब आगे देखते हैं कि अकबर का क्या क्या ऐसा कारनामा था, क्या क्या पॉलिसीज था जिसकी वजह से अकबर जो है इतना ज्यादा फेमस होता है। सबसे पहले देखो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देखो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में ना 9 रत्न थे, जो आगे हम लोग देखेंगे। ये 9 रत्न बहुत फेमस थे। उसमें से एक जो बहुत फेमस है वो है अबुल फजल। ये अबुल फजल जो है वो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्टोरियन था, इतिहासकार था। ये जो है ये अकबर नामा लिखता है 3 वॉल्यूम में। पहला वॉल्यूम में जो है अकबर के जो एंसेस्टर थे, हुमायूं हो गया, बाबर हो गया, इन सब के बारे में लिखा जाता है, उन सब के टाइम का इतिहास लिखा जाता है। सेकंड वॉल्यूम जो होता है उसमें अकबर के एरा में जो जो काम हो रहा है उन सब के बारे में लिखा है। और थर्ड वॉल्यूम जो है अबुल फजल लिखता है, वो है आईने अकबरी। ये आईने अकबरी में जो है अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था कैसा था, प्रशासन व्यवस्था कैसा था, उन चीजों के बारे में लिखा गया है। क्लियर है। ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो अबुल फजल है, इसको बाद में वीर सिंह बुंदेला जो है, ये वीर सिंह बुंदेला ये मार देगा। और ये किसके कहने पे मारेगा? जहांगीर के कहने पे मारेगा। ये जो प्रिंस सलीम जहांगीर जो है ये ध्यान में रखना। होता क्या ना कि अकबर जो था वो जहांगीर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि जहांगीर जो था वो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन करता था। और मतलब अकबर के नजर में ये जो है बिल्कुल ही लापरवाह था। क्लियर है। बस ऐशो आराम में रहना चाहता था जहांगीर। तो अकबर जो है वो जहांगीर को शासन व्यवस्था नहीं देना चाहता था, इसीलिए जहांगीर क्या करता है, धीरे धीरे करके अकबर के जो भी खास लोग थे, जो 9 रत्न थे, उन सबको मतलब धीरे धीरे साइडलाइन करना स्टार्ट करता है। जिसमें से ये अबुल फजल जो था, ये अबुल फजल अकबर का बहुत खास था, तो इसको मरवा देता है। क्लियर है। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये आईने अकबरी जो है, इसमें पता चलता है कि अकबर का प्रशासन व्यवस्था कैसा था। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा गया है, इवन ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है कि सबसे ऊपर जो है वो अंपायर होता था, ये पूरा साम्राज्य है। इस साम्राज्य को बहुत छोटे छोटे सूबास में बांटा गया था। इन सूबास को छोटे छोटे जो है ये हमारा सरकार में बांटा गया था। सूबा जो है वो समझ लो अभी अभी के टाइम का स्टेट है, राज्य है। और ये जो सरकार है वो अभी के टाइम का डिस्ट्रिक्ट है। और इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी छोटे छोटे जो है वो गाँव में, मतलब ब्लॉक वगैरह में बांटा गया था, जिसको परगना बोलते थे। और वो परगना को छोटे छोटे गाँवों में बांटा गया था।
ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि सूबा, सरकार और परगना इसको अरेंज करने ऑर्डर में। क्लियर है कि सबसे पहले सूबा जाएगा, सूबा जो है वो डिवाइडेड होता है सरकार में मतलब डिस्ट्रिक्ट में, और ये डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड होता है ब्लॉक्स में मतलब परगना में। क्लियर है। देखो एम्पायर के लेवल पे अगर हम लोग देखें तो एम्पायर सूबास में डिवाइडेड है। अब ये जो प्रोविंस है, इस प्रोविंस लेवल पे देखें तो कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स होते थे। एक तो हो गया हमारा सूबेदार, जिसको सिपह सलार भी बोलते थे। ये सूबेदार या सिपह सलार जो है, ये हमारा जो था वो गवर्नर होता था, मतलब मिलिट्री और सिविल डिपार्टमेंट संभालता था। क्लियर है। फिर एक होता था सूबा में हम लोग का दीवान, जो फाइनेंस या रिवेन्यू डिपार्टमेंट संभालता था। फिर होता था बख्शी, जो मिलिट्री और मतलब मिलिट्री में जो भी पेमेंट वगैरह है या मिलिट्री का रिक्रूटमेंट वगैरह है, इन चीजों को ये संभालता था। समझ में आ रहा है कि किसको नियुक्त करना है मिलिट्री वगैरह में। फिर ये सद्र जो होता था, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सद्र जो होता था वो रिलीजियस ग्रांट होता था, जो चैरिटी दिया जाता था धर्म के नाम पे। और काजी जो होता था वो जस्टिस संभालता था। ये तो ऑब्वियस सा बात है, एग्जाम में आएगा भी नहीं इतना आसान। क्लियर है। एग्जाम में आ सकता है क्या, तो बख्शी आ सकता है, सद्र आ सकता है, सिपह सलार आ सकता है। क्लियर है, ये सब आ सकता है। ये जो था ये सूबा के लेवल पे था। सूबा को गवर्न कौन करता था, सूबेदार। चाहे वो पॉलिटिकल फंक्शन हो या मिलिट्री फंक्शन हो, सब कुछ सूबेदार कंट्रोल करता था। ये सूबा जो था वो टोटल लगभग 12 था। हर सूबा को, हर प्रोविंस को लगभग हर सूबा या प्रोविंस में जो है एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जिसको दीवान बोलते थे। और ये सब के सब सूबा जो होते थे वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होते थे, जिसको हम लोग सरकार बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट पे कुछ फेमस ऑफिसर जो थे, जिनका नाम फौजदार, फौजदार जो था वो लॉ एंड ऑर्डर संभालता था, बिल्कुल अभी के पुलिस के टाइम का। कि जैसा अभी पुलिस होता है लॉ एंड ऑर्डर संभालता है, बिल्कुल ऐसे ये फौजदार होते थे। फिर ये एक अमल गुजार होते थे। ये जो अमल गुजार होते थे वो लैंड रिवेन्यू का जो कलेक्शन है उसका असेसमेंट करते थे। कलेक्ट भी वही करते थे और असेसमेंट भी वही करते थे। परगना के लेवल पे, अगर ब्लॉक के लेवल पे देखे थे, एक सिकदर होता था जो लॉ एंड ऑर्डर संभालता था, मिलिट्रीज वगैरह संभालता था। सिकदर हम लोग याद है दिल्ली सल्तनत में भी देखे थे कि लॉ एंड ऑर्डर मिलिट्री ये सब संभालना जो है सिकदर का काम होता था परगना के लेवल पे। कोतवाल जो होता था ये लॉ एंड ऑर्डर, अभी भी बहुत सारे जो नदर्न एरियाज हैं उधर मतलब पुलिस को जो है वो कोतवाल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये कोतवाल जो है वो पुलिस का काम करता था, लॉ एंड ऑर्डर संभालता था ब्लॉक लेवल पे। फिर लोकल दीवान वगैरह होता था कुछ कुछ फेमस। देखो ये शायद फोटेदार पे क्वेश्चन आ रखा है कि फोटेदार कौन होता था। ये जो फोटेदार है ये ट्रेजरर होता था। क्लियर है। ट्रेजरर मतलब जो जो भी संपत्ति वगैरह है, खजाना वगैरह का संरक्षक, मतलब वो सब उसके अंडर होता था, वो कंट्रोल करता था। तो ये जो फोटेदार है वो ट्रेजरर होता था। कारकुन जो है वो अकाउंटेंट होता था। ये भी आई थिंक एग्जाम में आ रखा है कि कारकुन्स कौन होते थे। ये कारकुन्स जो थे वो अकाउंटेंट होते थे, कि जो भी सरकार का परगना लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो अकाउंटिंग का काम है वो कारकुन करते थे। और बाकी सब तो हम लोग देख लिए, सिकदर लॉ एंड ऑर्डर हो गया, अमीन लैंड मेजरमेंट हो गया, काजी जुडिशियल, और ये मुफ्ती जो है ये लीगल एडवाइजर होता था। क्लियर है। देखो दोनों में अंतर क्या है। ये जो काजी है ना, ये जुडिशियल ऑफिसर होता था, तो ये सिविल और क्रिमिनल केस दोनों डिसाइड करता था, जो इस्लामिक लॉ पे बेस्ड है। और ये जो मुफ्तीज होता था वो एक तरीके से लीगल इंटरप्रेटर था, कि मतलब जो भी सरिया लॉज या इस्लामिक लॉज में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, उसको इंटरप्रिटेशन करने का काम करता था, कि ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये है। क्लियर है। अपना ओपिनियन वगैरह से मुफ्ती लोग देते थे, इवन फतवा वगैरह जो इशू करना होता है वो भी ये मुफ्ती लोग ही करते थे। फिर यहाँ पे विलेज लेवल पे देख लो, ये मुकद्दम भी आई थिंक आ रखा है एग्जाम में कि मुकद्दम कौन होते थे। तो जैसे अभी होते हैं ना गांव में सरपंच होते हैं, तो वैसे ही जो मुकद्दम होते थे, ये मुकद्दम जो होते थे वो विलेज हेडमैन होते थे। पटवारी जो है वो लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह देखता था। अभी भी जो लैंड रिकॉर्ड्स देखने वाला जो ऑफिसर होता है, बहुत जगह नॉर्थ इंडिया में उसे पटवारी बोला जाता है। क्लियर है कि ये तो पटवारी है। फिर देखो नवरत्न, जो फेमस नवरत्न थे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कौन कौन थे। एक तो अबुल फजल हो गया, जिसके बारे में हम लोग देखें कि वो आईने अकबरी लिखता है। ये आईने अकबरी जो था वो अकबरनामा का थर्ड वॉल्यूम को भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में लिखा गया था। और जिसको अबुल फजल को हम लोग देखें कि बाद में बीर सिंह बुंदेला मार देता है, सलीम के कहने पे, इसका मतलब जहांगीर के कहने पे। फिर ये जो है ये अबुल फजल है। एक और होता है अबुल फैजी, ये दोनों भाई टाइप थे। ये अबुल फैजी है, ये जो था ये पर्शियन ऑथर था, जो बाद में लीलावती को ट्रांसलेट करता है पर्शियन लैंग्वेज में।
फिर ये जो है फकीर अज़ियुद्दीन है, जो सूफी सेंट है। सो तो अकबर का जो नवरत्न है उसमें एक सूफी सेंट भी है। इसी से पता चल सकता है कि अकबर का पॉलिसी कैसा होगा। सुलह एक कुल का होगा, कि वर्ल्ड पीस का, यूनिवर्सल पीस का पॉलिसी होगा। वो विश्व भर में शांति चाहता होगा। क्लियर है। धर्म का लेकर के कोई कट्टरता नहीं होगा, क्योंकि उसके सलाहकार कौन है, सूफी सेंट्स वगैरह हैं। फकीर अज़ियुद्दीन जो है वो उसके सलाहकार हैं। फिर महेश दास, जिसको राजा बिरबल भी कहा जाता है, फेमस है अकबर बिरबल का कहानी, वो उसके नवरत्नों में से एक था। ये जो महेश दा है, ये टाइटल उसको कौन दिया था, अकबर दिया था। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन इस टाइप का एक बार आ रखा है तानसेन को लेकर के। ये एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था शायद, तानसेन का टाइटल किसने दिया था, अकबर ने दिया था क्या? तो वैसे ही ध्यान में रखना, महेशदा का जो टाइटल था वो अकबर ने दिया था। फिर एक और फेमस राजा टोडरमल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये जो है, ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, अकबर का रिवेन्यू डिपार्टमेंट संभालते थे। इवन ये शेरशाह सूरी का भी मतलब जो है रिवेन्यू डिपार्टमेंट संभालने का कोशिश करता था। तो सोचो, अकबर जो है वो भले मतलब शेरशाह सूरी के सूर्य डायनेस्टी को हरा देता है, बट उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो काबिल लोग थे उनको वो नौकरी देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बेटर लीडरशिप का क्वालिटी है, कि वो दुश्मनी नहीं देखता है, वो मेरिट देखता है कि हाँ आपके पास मेरिट है, काबिलियत है, तो आप आइए और मेरे पास काम करिए। ये बहुत बड़ा चीज होता है। क्लियर है। फिर राजा मान सिंह, ये जो था ये मनसबदार था, बहुत एबल जनरल था। क्लियर है। जो राजा भारमल है उसका ग्रैंडसन था। फिर ये तानसेन, इनके बारे में तो जानते ही होंगे, बहुत फेमस सिंगर। इनका मेन नाम जो था ना, ये रामतनु पांडे था। ध्यान में रखना, ये रामतनु पांडे को तानसेन का उपाधि जो है वो राजा विक्रमजीत देते। जो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि तानसेन का जो टाइटल है वो किसने दिया था, ये अकबर ने दिया था, तो वो स्टेटमेंट गलत है। तानसेन का टाइटल जो है वो राजा विक्रमजीत देते हैं, जो राजा मानसिंह के बेटे थे। क्लियर है। ये बहुत फेमस म्यूजिशियन थे, खास करके ध्रुपद म्यूजिक में इनका बहुत ही ज्यादा मतलब हुनर था। इनको ये रामतनु पांडे को टाइटल जो है वो मियाँ का देते हैं अकबर। क्लियर है। अकबर उनको मियाँ का टाइटल देते हैं, ये ध्यान में रखना। फिर ये जो तानसेन होते हैं वो बहुत सारा रागास का इनोवेशन करते हैं, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोरी, दरबारी कन्नडा, इस टाइप का कुछ कुछ उनका रागास है। ऐसे एग्जाम में आने का चांसेस नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। बचपन में पढ़े होगे रहीम के दोहे। तो वो जो रहीम के दोहे में जो रहीम थे, अब्दुल रहीम खाने खानान, ये जो अब्दुल रहीम खाने खानान है, ये भी अकबर के ही मतलब नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने मतलब जो बुक है, बाबर का जो बुक था ना, बाबरनामा, उसको ट्रांसलेट किया था टर्किश लैंग्वेज में। ये जो थे अब्दुल रहीम खाने खानान, ये उसी बैरम खान के बेटे थे। जो बैरम खान हम लोग देखते जो मतलब अकबर का 4 साल रूल संभालता है। क्लियर है। फिर मिर्जा अजीज कोका, ये जो था ये अकबर का भाई था, जिसको वो गुजरात का सूबेदार बनाता है। कुछ जो फेमस एडवाइजर थे अकबर के, उनमें से थे मुल्ला दो प्याजा, बिरबल जिसको महेश दास बोलते हैं, और फकीर अजियुद्दीन, ये सूफी सेंट। क्लियर है। ये तीनों जो थे ये बहुत मतलब एडवाइस करते थे, अकबर के बहुत करीब थे। अब हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। अभी हम लोग देखे थे सूबा के लेवल पे, सरकार के लेवल पे, परगना के लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन देखे थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक होता था वजीर का पोस्ट। ये वजीर का पोस्ट एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा पोस्ट होता था राजा के बाद। मतलब मुगल बादशाह के बाद जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता था एम्पायर का, वो होता था वजीर। चेस में भी देख लो ना, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वजीर बोलते हैं मंत्री को। क्लियर है। तो ये जो वजीर था ये रेवेन्यू और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। फिर मीर बख्शी होता था, ये आर्मी चीफ होता था। क्लियर है। ये मुगल्स का जो आर्मी वगैरह है उन का चीफ होता था, उन चीजों को संभालता था। फिर एक होता था मीर समान। ये जो मीर समान होता था, देखो नाम से ध्यान में रखना, समान नाम है। जैसे होता है ना कि जो रॉयल हाउस होल्ड से, ये रॉयल हाउस होल्ड्स में क्या है, बहुत कुछ संभालना होता था डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि रॉयल हाउस होल्ड्स में तो ऐसा होता था कि मतलब बहुत बड़ा खानदान होता था, 400-500 लोग ऐसे रहते थे। तो उनका जरूरतों का सामान को लाना, या फिर मतलब खाना वगैरह सब कुछ बनना, जो भी मतलब वहां पे जो रॉयल हाउस होल्ड्स में जो भी चीजों का जरूरत है, उन चीजों को मतलब फुलफिल करने का ड्यूटी जो होता था, ये मीर सामान को होता था। और मतलब एक तरीके से वो रॉयल हाउस होल्ड, जिसको कारखाना वगैरह भी बोलते हैं, उनका ऑपरेशन को संभालता था। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें सद्र उस सुदर,
ये जो सद्र उस सुदर है, ये अभी हम लोग देखे थे ना, सद्र किसको बोलते हैं, ये सद्र था रिलीजियस ग्रांट्स। तो वही ये सद्र उस सुदर जो है ये रिलीजियस ग्रांट्स होता था, चैरिटी वगैरह इसको बोलते हैं। क्लियर है। काजी जो था वो जुडिशियल ऑफिसर्स था, ये हम लोग देख लिया। अब फेमस हम लोग देख लेते हैं जो अकबर का राजपूत पॉलिसी था। इस पे मेंस में क्वेश्चन आ रखा है कि अकबर का जो राजपूत पॉलिसी था ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे क्या था राजपूत पॉलिसी, ये बिल्कुल शेरशाह सूरी वाला पॉलिसी को काफी हद तक अडॉप्ट किया गया था। सबसे पहला तो मैरिज अलायंस को लेकर के। मैरिज अलायंस में क्या है, जैसे अकबर जो शादी करता है वो राजपूत फैमिली से करता है। इवन जो जहांगीर है वो जो शादी करता है वो भी राजपूत फैमिली से करता है। मतलब मल्टीपल मैरिजेस हम लोग को देखने को मिलता है। जो मुगल बादशाह वगैरह जो लोग थे वो राजपूत लोगों से करते थे, ताकि एक तरीके का मतलब रिश्ता जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि बस एक रिलेशन ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे रिलेशन हो, कहीं ना कहीं अपनापन हो। उन चीजों से क्या होता है, तो उन चीजों को बनाए रखने के लिए ये मैरिज अलायंस को किया जाता है। ये सेम पॉलिसी हम लोग एंशियंट इंडिया में देखेंगे कि अशोका भी ये सेम पॉलिसी करता है। यही सेम पॉलिसी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह भी करते हैं। गुप्ता वंश में भी किया जाता है, क्योंकि उस टाइम यही था कि अगर दो साम्राज्य है बहुत बड़ा, इन दोनों साम्राज्य को अगर मतलब आपस में दोस्ती करना है तो क्या कर ले, आपस में रिश्ता बना लेते थे। क्लियर है। या तो खुद शादी कर लेते थे या अपने बच्चों का शादी कर देते थे इस तरीके से, ताकि वो दोनों एम्पायर में फिर आगे चल के युद्ध ना हो। तो वही है, इस टाइप से मैरिज अलायंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो है अकबर क्या करता है, अब जो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस वो राजपूत किंग्स को देता है भरोसा जीतने के लिए। क्लियर है। मतलब जैसे उन्हें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मनसबदार बना देता है। ये जो था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब इससे क्या होता है, जो राजपूत से वो ज्यादा बगावत नहीं करते अकबर के खिलाफ। जैसे राजा मानसिंह हो गया, राजा टोडरमल हो गया, इन सबको टॉप पोजीशन देता है मिलिट्री में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ये सब में। क्लियर है। तो वही है कि अगर राजपूत पॉलिसी से क्या होता है कि जो सोशल बॉन्डिंग है वो, और पॉलिटिकल बॉन्डिंग मुगल एम्पायर का और राजपूत का बहुत स्ट्रांग होता है। इस बॉन्डिंग का स्ट्रांग होने से क्या होता है कि बहुत टाइम तक ऐसा आपस में कोई युद्ध वगैरह नहीं होता, थोड़ा पीस का स्थिति रहता है राजपूत और इनमें, जिससे प्रॉस्पेरिटी आता है, इकोनॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, ट्रेड वगैरह बढ़ता है। क्लियर है। इवन कल्चर का एक्सचेंज वगैरह होता है। फिर लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट हम लोग देख लेते हैं अकबर के टाइम का, कि लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट कैसा था। सबसे पहले देख लेते हैं जागीर के बारे में। देखो ये जो है ना, एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग क्या देखे थे कि गुप्ता एम्पायर ये सब के टाइम पे क्या हो गया था, क्या जो मंत्री वगैरह थे या सेना वगैरह जो है उन सबको पैसा देने के लिए क्या था, पैसे नहीं थे। तो वो कैश के फॉर्म में पैसे नहीं दे करके किस फॉर्म में दिया जाता था सैलरी, लैंड ग्रांट्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग फ्यूडलिज्म देख रहे थे। ये फ्यूडलिज्म जो है वो आगे कंटिन्यू चलते जाता है। इवन जब इल्तुतमिश आएगा तो इल्तुतमिश क्या करता है, इसको इक्तादारी सिस्टम में बदल देता है। इक्तादारी सिस्टम में बदलता है और चेंज क्या करता है कि अभी तक जो फ्यूडलिज्म चलते आ रहा था उसमें क्या होता था कि हेरिडिटरी नहीं होता था। मतलब जो जमींदार है उसका बेटा जमींदार नहीं बनेगा, मतलब उसका बेटा जमींदार बनेगा, वो हेरिडिटरी होता था। इल्तुतमिश जब इक्तादारी सिस्टम लाएगा तो वो क्या करेगा, वो हेरिडिटरी चीज खत्म कर देता है। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो वो बिल्कुल वैसा क्या कर देगा, बिल्कुल वैसा ही कर देगा जैसा मौर्य साम्राज्य में था, कि कोई ये लैंड ग्रांट्स वगैरह का कुछ जरूरत नहीं है, सारा जमीन किसका होगा, सारा जमीन राजा का होगा, और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कौन करेगा, राजा करेगा, सब कुछ राजा के पास आएगा। क्लियर है। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा करता है, लेकिन वापस फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक क्योंकि एम्पायर को बहुत ज्यादा वीक करके चला गया था, तो फिरोज शाह तुगलक जब आता है तो वो वापस से इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है और इवन वो हेरिडिटरी कर देता है। लेकिन अकबर जब अभी आएगा, जब मुगल साम्राज्य आएगा, हाँ फिर हम लोग देखे थे जब शेरशाह सूरी का डायनेस्टी आएगा तो शेरशाह सूरी वापस क्या करेगा, खालिसा वाला स्टार्ट करेगा, कि कोई इक्तादारी सिस्टम वगैरह नहीं, सारा का सारा जमीन किसका है, राजा का है। और इसी चीज को आगे जो है वो अकबर कंटिन्यू करेगा, लेकिन अकबर स्लाइट अमेंडमेंट के साथ कंटिन्यू करेगा। अकबर ऐसा नहीं करेगा कि लैंड ग्रांट्स देगा ही नहीं। अकबर जो है दोनों चीज करेगा, लैंड ग्रांट्स भी देगा किसी को सैलरी में, और कुछ लोगों को जो है सैलरी में कैश भी देगा। लैंड ग्रांट्स उनको देगा सैलरी में जो बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं या बहुत ही ज्यादा वफादार हैं राजा के, उनको लैंड ग्रांट्स देगा, कि कुछ हिस्सा का उनको राजा बना दिया कि आप यहाँ के राजा भी हैं और आप जो है अपना मतलब जो आर्मी है वो मेंटेन करिए, राजा को जब भी युद्ध का जरूरत पड़ेगा तो आप अपना आर्मी भेज दीजिएगा। तो ये जो था ये लैंड ग्रांट्स भी दे जाता। जो बहुत ज्यादा वफादार नहीं थे या मतलब जो थोड़ा निचले पोस्ट पे थे, उनको जो है वो कैश दे रहा था, उनको लैंड ग्रांट्स वगैरह नहीं दे रहा था।
तो दोनों टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अकबर फॉलो करता है। जागीर जो है वो जमीन का टुकड़ा होता था जो एज अ सैलरी अकबर जो है देता था, मतलब जिस एक तरीके से ये वो जमीन है लैंड ग्रांट्स के लिए जो दिया जाता है ना, ये वो वाला लैंड है। क्लियर है? तो ये जो जागीर होता था ये भी तीन टाइप का होता था, एक होता था वतन जागीर, एक होता था मशरूत जागीर, एक होता था तनख्वाह जागीर। तनख्वाह जागीर जो होता था ये मतलब एज अ सैलरी दिया जाता था। वतन जागीर जो था वो परमानेंट दे दिया जाता था कि यहाँ का तो मतलब ये हमेशा के लिए तुम्हारा ही है ये जमीन, यहाँ पे जो भी लैंड रेवेन्यू से जो भी कलेक्शन होगा वो कलेक्शन हमेशा तुम ही करोगे, ये बहुत वफादार लोगों को दिया जाता था। मशरूत जागीर जो है वो मतलब वैसे लोगों के साथ, वैसे लोगों को दिया जाता था जिसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे जिनको दिया गया है, पर्टिकुलर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से दिया गया। और तनख्वाह जागीर जो है वो एज अ सैलरी, मतलब वो लैंड ग्रांट्स वाला है। क्लियर है? वैसे दिया गया है। क्लियर है? खालिसा वो वाला जमीन था जो हम लोग देख चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की, खालिसा वो वाला जमीन था जो डायरेक्टली रूलर के अंडर आता था। फिर एक होता था मदद ए माश या इनाम या वक्फ लैंड, जो अभी भी याद आ रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के बिल बना था, डिस्प्यूट चल रहा था बहुत ज्यादा। तो ये जो इनाम हो गया या वक्फ लैंड हो गया या मदद माश हो गया, ये जो था ये राजा एज अ चैरिटी दिया करता था। क्लियर है? इस पे कोई भी टैक्स कलेक्शन नहीं होता था, ये लैंड मतलब जो है ये रिवेन्यू फ्री ग्रांट्स होता था ये जमीन। जैसे सपोज कर लो ये किसी स्कॉलर्स को दे दिया गया, किसी सेंट्स को दे दिया गया या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दे दिया गया, तो इसको हम लोग बोलते थे या तो मदद माश या फिर वक्फ लैंड। अब आ जाओ, अब मैं जो जिसका बात कर रहा था मनसबदारी सिस्टम क्या होता है। देखो, ये जो मनसबदारी सिस्टम है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है जो अकबर लेकर के आया था। इसके तहत क्या होता है कि सबको एक मनसब दिया जाता है, जितने भी मंत्री वगैरह लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग होते हैं उन लोग को एक मनसब दिया जाता है। ये मनसब कुछ नहीं है, ये मनसब सिंपल से एक रैंक है कि हर किसी को एक रैंक दिया गया है। जैसे अभी पुलिस में होता है ना कि ये 1 स्टार, ये 2 स्टार का है, ये 3 स्टार का है। क्लियर है? तो वैसे ही ये जो है ये टाइप का रैंक है मनसब। क्लियर है? अब ये जो रैंक होता था वो कम से कम 10 होता था और ज्यादा से ज्यादा 5,000 होता था। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा आदमी है जो राजा के खानदान से बिलोंग कर रहा है, मुगल बादशाह का अपना बेटा है या उसके बहुत ही प्रिय है, तो उस केस में उसका सैलरी जो मतलब उसका जो रैंक होता था वो 5,000 से भी ज्यादा होता था। क्लियर है? ये रैंक 10 से लेकर के 5,000 के बीच में नॉर्मली ऐसे फ्लक्चुएट करता था। अब ये रैंक होता कैसे था? तो ये जो मनसब जो रैंक था ना, इस रैंक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो होता था जाट। क्लियर है? और दूसरा जो होता था सवार। जाट जो है वो बिल्कुल मतलब इस तरीके से है कि तुम्हारा जॉब का टाइटल क्या है, तुम किस ग्रेड के ऑफिसर हो। जैसे जाट जब हम लोग बोले ना, तो जाट बिल्कुल ऐसे समझो कि ये मतलब ग्रुप ए का ऑफिसर हो गया, ये ग्रुप बी का ऑफिसर हो गया, ये ग्रुप सी का ऑफिसर हो गया। आसान भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये तुम्हारा डेसिग्नेशन हो गया जाट। मतलब ये जो है ये तुम्हारा एक तरीके से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जाट को ऐसे समझो जैसे ये तुम्हारा पे ग्रेड है या जॉब का टाइटल है। और सवार को ऐसे समझो कि तुम कितने लोगों का टीम रख सकते हो, जितने लोगों का टीम रख सकते हो उतना बड़ा सवार। क्लियर है? उतना ज्यादा सवार रैंक। तो ये जो मनसब वाला रैंक था, ये मनसब रैंक को दो पार्ट में बांटा जाता था। एक हमारा होता था जाट, जिसमें बांटा जाता था कि ठीक है तुम ग्रुप ए के ऑफिसर हो या ग्रुप बी के हो, ग्रुप सी को, मतलब इस टाइप का आसान भाषा में मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उस टाइम ग्रुप ए बी सी होता था। और दूसरा जो होता था सवार होता था। ये सवार रैंक जो होता था ये डिसाइड करता था कि जिसका जितना ज्यादा सवार रैंक है वो उतना ज्यादा जो है घोड़ों मतलब घुड़सवार को रख सकता था, हॉर्समैन को रख सकता था। क्लियर है? जैसे मान लो किसी किसी इंसान को 5,000 सवार का रैंक दिया गया है। क्लियर है? 5,000 सवार का रैंक दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान जो होगा वो 5,000 घुड़सवार का सेना अपने साथ रख सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है। क्लियर है? जब भी राजा को युद्ध का जरूरत पड़ेगा तो वो 5,000 घुड़सवार देगा। तो ये एक तरीके से मतलब ये बहुत बड़ा पावर है कि किसी को 5,000 घुड़सवार दे रहा है। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना, ये है हमारा मनसबदारी सिस्टम। इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो मनसब रैंक है ये हेरिडिटरी नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर मतलब तुम्हें जो है वो मनसबदारी रैंक जो है वो 500 घुड़सवार का 500 सवार का रैंक मिला हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे बच्चों को ऑटोमेटिकली वो 500 सवार का रैंक ट्रांसफर हो जाएगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लियर है? जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते थे
या प्रमोशंस होते थे, वो सारा का सारा अपॉइंटमेंट्स या प्रमोशन जो है वो डायरेक्टली राजा करता था। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भाई भतीजा वार्ड नहीं चल रहा है, सीधा अकबर जो है वो खुद डिसाइड करता था कि किसको कितना मनसब देना है, किसको मतलब कौन सा रैंक देना है, ये सब चीज राजा पर्सनली खुद डिसाइड करता था। क्लियर है। एक चीज और ध्यान में रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये अकबर करता है, ये जो मनसबदारी सिस्टम है ना, अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का कैडर सिस्टम होता है कि कोई झारखंड का है तो झारखंड का कैडर मिलना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। कैडर कहाँ का मिल जाएगा, मिल हो सकता है गुजरात का कैडर मिल गया, या फिर साउथ इंडिया में तमिलनाडु या केरला का कैडर मिल गया। बिल्कुल वैसे ही अकबर क्या करता है कि जो मनसबदारी से जो मनसब देता था ना, गुजरात का जो मनसबदार है, मतलब गुजरात का अगर कोई रहने वाला है तो उसको गुजरात का मनसबदार नहीं मिलेगा, हो सकता है उसको कश्मीर भेज दे, या कश्मीर वाला को जो है हो सकता है पटना भेज दे, मतलब इस टाइप से करता था। ऐसा इसलिए करता था क्योंकि अगर कोई अपने एरिया में ही 5,000 लोगों का सेना लेकर के रहेगा तो कहीं ना कहीं बगावत का चांसेस होता था। तो इसीलिए यहाँ का आदमी यहाँ का मनसबदार तो बनेगा ही नहीं, वो दूसरे एरिया का बनेगा। इस तरीके से वो किया जाता था। तो ये जो है ये मनसबदारी सिस्टम है। ये मनसबदारी सिस्टम समझ में आया क्या सबको? रिकॉल कराने की जरूरत है क्या? पक्का सबको? चलो ठीक है, आगे देख लो। अब ये जो मनसबदार है ना, ये जो मनसबदार है ये दो पार्ट में डिवाइड था। एक था जागीरदार और दूसरे थे नकदी मनसबदार। ये जो मनसबदार दिया जाता था, इसमें जो जागीरदार होते थे, जागीरदार वो होते थे जिनको जमीन दे दिया जाता था, मतलब लैंड ग्रांट्स वगैरह दिया जाता था एज अ सैलरी। और जो नकदी मनसबदार थे वो मनसबदार होते थे जिनको सैलरी जो है वो कैश में, मतलब कैश में जिनको सैलरी दिया जा रहा है वो नकदी मनसबदार है। और जिनको लैंड ग्रांट्स में अगर सैलरी दिया जा रहा है तो वो सब जो है वो कौन है, वो जागीरदार कहलाते थे। तो अब ये इवन ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक एग्जाम में आया हुआ है कि मनसबदार और जागीरदार को लेकर के एक स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा डिफरेंस वगैरह को लेकर के। तो ये ध्यान में रखना कि जागीरदार है कुछ नहीं, ये है मनसबदार ही। लेकिन बस है क्या कि इनको ये जो जागीरदार है इनको बदले में क्या मिल रहा है, जागीर मिल रहा है, ये जागीर लैंड्स को बोलते थे। क्लियर है। तो जिनको सैलरी में लैंड्स मिल रहा है वो जो है वो जागीरदार है, और जिनको कैश मिल रहा है वो नकदी मनसबदार है, ऐसा कुछ। क्लियर है। तो वही है, ये मैंने बता दिया कि जनरली जो मनसबदार वगैरह होते थे उन लोगों को सैलरी जो है वो कैश में दिया जाता था। लेकिन कुछ कुछ राजा जो थे वो बहुत ही ज्यादा वफादार थे मुगल बादशाह के, जैसे राजा मानसिंह वगैरह हो गए, तो इन लोग को जो है वो बहुत बड़ा बड़ा जागीर दिया जाता था। क्लियर है। इवन मतलब कुछ हिस्टोरियंस यहाँ तक कहते हैं कि ये जो जागीर दिया जाता था, जागीर मतलब ये जो मनसबदार में जो कैश वगैरह सैलरी वगैरह दिया जाता था या लैंड जो जागीर दिया जाता था, इससे जो कलेक्शन होता था, वो उस टाइम पे जो ब्रिटेन में जो क्वीन होती थी या जो किंग होता था उसके सैलरी से कहीं गुना ज्यादा यहाँ के मनसबदार लोगों का सैलरी हुआ करता था। मतलब सोच लो, इंग्लैंड का जो राजा है उसका जो सैलरी है उससे ज्यादा सैलरी यहाँ पे मुगल बादशाह के टाइम में मनसबदार लोगों का हुआ करता था, ये बहुत हाई हुआ करता था सैलरी। क्लियर है। तो इस टाइप का प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलता है हम लोग को अकबर के टाइम पे। इवन जो है ये मनसबदार जो थे वो कैवलरी मैन वगैरह जो है ये मेंटेन करके रखते थे, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी राजा को युद्ध लड़ना होता था तो वो अपना कैवलरी मैन जो है वो मतलब सपोर्ट में भेज देते थे। क्लियर है। और ये भी मैंने बताया कि अकबर जो है खुद कोई युद्ध नहीं लड़ता, अकबर को जब भी युद्ध लड़ना होता था तो वो क्या करता था कि जो मनसबदार वगैरह जो होते थे उनको भेज देता था कि आप जाओ, आप जा करके युद्ध लड़ो। ऐसा अकबर इसलिए करता था ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके, उन जो एडमिनिस्ट्रेशन में और ज्यादा काम है उन सबको देख सके। क्लियर है। वो मतलब एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव के काम पे ज्यादा फोकस करता था। जो डिफेंस वाला पार्ट है वो मनसबदार वगैरह को ड्यूटी ऐसे असाइन करके रखता था। क्लियर है। और ये भी मैंने बता दिया कि मनसबदार जो होते थे वो लोकल नहीं होते थे, जैसे गुजरात का जो मनसबदार है उसको कश्मीर में भेज दिया जाता था। इवन उन लोग का ट्रांसफर जो है वो रेगुलर बेसिस पे होते रहता था। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी वो गुजरात का जो मनसबदार है उसको कश्मीर में पोस्टिंग दे दिया गया, कुछ साल वहां पे पोस्टेड है, उसके बाद मान लो बिहार में पोस्टिंग भेज दिया, मतलब इस तरीके से सफल करते रहता था ताकि वो मतलब अपना कोई एक स्ट्रांग बेस ना बना पाए राजा के खिलाफ। क्लियर है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। अब आगे आ जाते ये जब्ती सिस्टम या फिर बंदोबस्त सिस्टम या दहसाला सिस्टम, तीनों का तीनों एक ही चीज है। देखो, दहसाला सिस्टम से ज्यादा आसानी से समझ सकते हो।
दह साला, दह मतलब होता है 10 और साल मतलब होता है ईयर्स। तो जो दहसाला सिस्टम था ना, ये 10 ईयर्स का एवरेज होता था। अभी तक क्या होता था, हम लोग देख रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह सूरी क्या रिफॉर्म लेकर के आया था कि लैंड्स को जो है, शेरशाह सूरी क्या किया था कि उसका यील्ड के बेसिस पे, प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे, कौन जमीन कितना उपजाऊ है उस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, और उस हिसाब से उस जमीन से उतना ज्यादा लैंड का कलेक्शन करता था। अकबर इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन इस सेंस में करता है, जैसे सपोज कर लो कोई जमीन है, अभी मान लो झारखंड का कोई जमीन है, इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुआ, तो इस साल तो वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हुआ। अब टैक्स कलेक्टर आया और आकर के अभी का जमीन का कंडीशन देखा, देखा कि इस साल तो बहुत उपजाऊ हुआ है, और वो उस हिसाब से बोल दिया कि यहाँ पे लगभग 100 kg का उत्पादन होता है एक एक डिसमिल से। तो अब वो बोल दिया, एक डिसमिल से 100 kg अगर राइस उत्पादन हो जाए, तो बोल दिया कि हाँ ठीक है, इस हिसाब से अब यहाँ का टैक्स कलेक्शन करेंगे। लेकिन मान लो नेक्स्ट ईयर जो है इसी जमीन पे जो है वो बारिश बहुत अच्छा नहीं हुआ, और जो है वो मात्र 50 डिसमिल ही मतलब उत्पादन हुआ, प्रोड्यूस इतना ही हुआ, एक एक डिसमिल में 50 kg का ही राइस उत्पादन हुआ। तो वैसे केसेस में फार्मर्स में तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता था। तो ये जो अकबर होता है, वो क्या करता है, इसमें सडन मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन क्या करता है कि वो पिछले 10 साल का एवरेज प्रोड्यूस लेता है। क्लियर है? 10 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रोड्यूस, इसलिए इसका नाम रखा गया है 10 साला सिस्टम। क्लियर है? वो लेता है और उसके बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर जमीन पे मतलब क्या लैंड ग्रांट्स वगैरह होगा वो डिसाइड करने का कोशिश करता है। तो वही एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स जो है वो डिसाइड किया जाता है, जमीन वगैरह को क्लासिफाई किया जाता है और रेट्स वगैरह फिक्स किया जाता है। क्लियर है? और जो भी मतलब जितना प्रोड्यूस होता है उस जमीन का, उसका लगभग 1/3 जो होता है वही वो रिवेन्यू के बेसिस पे चार्ज किया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। क्लियर है? फिर हम लोग रिलीजियस पॉलिसी देख लेते हैं अकबर का। देखो जो रिलीजियस पॉलिसी है ना, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि अकबर का रिलीजियस पॉलिसी बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट था, बहुत लिबरल राजा था। क्लियर है? क्योंकि इसका बहुत कम उम्र में ही सूफी सेंट्स वगैरह से कांटेक्ट हो जाता है, और सूफी सेंट्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि ये जो है बिल्कुल पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज का बात करते थे। क्लियर है? इवन जो अकबर का जो अर्ली एज में जो टीचर था अब्दुल लतीफ, ये जो अब्दुल लतीफ था, ये भी मतलब कहीं ना कहीं इन आइडियोलॉजीज को मतलब बोल सकते कि इन आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से अकबर भी इन आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है। क्लियर है? अकबर जो है शेख मोहिद्दीन चिश्ती का जो दरगाह था उस दरगाह को विजिट करता है, और वहां पे वो सलीम चिश्ती का फॉलोवर बन जाता है। क्लियर है? इवन उसका जो राजपूत के साथ जो कांटेक्ट था वो बहुत अच्छा था, उसकी वाइफ खुद हिंदू थी। तो कहा जाता है कि उनका भी बहुत रोल हुआ होगा मतलब अकबर के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में। इवन अकबर का जो क्लोजनेस है शेख मुबारक से, या फिर अबुल फैजे से, या अबुल फजल से, ये सब से भी जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं जो है सूफी सेंट्स वगैरह के बहुत क्लोज थे। तो अकबर का क्लोजनेस जो इनसे है वो भी कहीं ना कहीं ये शो करता है कि अकबर का जो पॉलिसी था वो बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट वाला था। इवन अगर हम लोग देखेंगे कि अकबर जो है पिलग्रिम टैक्स जो होता है, जैसे पहले मान लो कि पिलग्रिम टैक्स, जैसे कोई भी पिलग्रिमेज अगर कोई विजिट कर जाए तो वहां पे एक एडिशनल टैक्स लगाया जाता था, वो टैक्स को अबॉलिश कर देता है कि कोई अगर केदारनाथ जा जाए या वैष्णो देवी जा जाए तो उस पे उससे टैक्स कलेक्शन नहीं किया जाएगा। जो जजिया होता था, जो जजिया इम्पोज किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ये जजिया को ये अबॉलिश कर देगा कि जो भी नॉन हिंदूज हैं उनको कोई एडिशनल टैक्स वैसा पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इवन जो है अकबर जो है इबादत खाना कंस्ट्रक्ट करता है। ये इबादत खाना जो है, इसको हाउस ऑफ वर्शिप भी बोलते हैं। एक्चुअली ये इबादत खाना जो है ना, ये एक टाइप का मान लो सिंपल एक बहुत बड़ा सा हॉल होता था। इस हॉल में क्या होता था, बहुत सारे रिलीजन के लोग आते थे, जैसे हिंदुइज्म से आ रहे, जैनिज्म से आ रहे, क्रिश्चियनिटी हो गया, जोरास्ट्रियन हो गया, इस्लामिक हो गया, ये सब धर्म के लोग आते थे और बैठ करके मतलब अपने अपने धर्म के बारे में डिस्कशन वगैरह करते थे। क्लियर है? एक्चुअली अकबर जो है वो सारे धर्मों को जानना चाहता था, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था कि धर्म का फिलॉसफी वगैरह क्या है। बट बाद में अकबर जो है वो देखता है कि ये सारे धर्म के जो लोग हैं ये आपस में बहुत ज्यादा बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? और दूसरा, अकबर जो है सारे धर्मों में कुछ पॉजिटिव देखता है, कुछ निगेटिव देखता है, तो वो किसी से भी धर्म से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं होता है। तो बाद में ये जो इबादत खाना में जो वो लोगों को बुलाता था वो बुलाना बंद कर देता है, और अकबर जो है खुद का एक नया धर्म स्टार्ट करता है जिसका नाम है दिन इलाही। बट बुरा पार्ट ये है कि ये दिन इलाही जो धर्म है इसका एक ही फॉलोवर होता है, और वो फॉलोवर होता है हमारा
बिरबल, मतलब एक ही धर्म, एक ही इंसान ये अपनाता है दीन इलाही। इसके अपनाने के पीछे रीजन ये होता है, मतलब ऐसा इसलिए होता है कि दीन इलाही धर्म को सिर्फ एक ही इंसान अपनाता है। उसका कारण ये था कि जो भी इंसान अपनाता है उसको, मतलब एक कंडीशन ये भी था कि वो अपना सारा धर्म सब कुछ समर्पित जो है वो राजा को कर देगा, तो कोई नहीं आता है ये धर्म अपनाने। क्लियर है। फिर यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखो, अकबर जो है वो सुलह ए कूल, जिसको पीस टू ऑल का फिलॉसफी जो था, इसको प्रोपोगेट बहुत ज्यादा करता है, इस पे बिलीव बहुत ज्यादा करता था। अकबर का जो रिलीजियस एक्सपेरिमेंट्स था उसके जो मतलब उस टाइम पे जो कुछ कॉन्टेम्प्रेरी ऑथर्स वगैरह थे जैसे बदौनी वगैरह, सब ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अकबर का जो रिलीजियस गुरु था वो शेख मुबारक था। क्लियर है। और अकबर का जो भी रिलीजियस पॉलिसीज वगैरह होता था उन सबको ड्राफ्ट जो है अबुल फैजी करता था। तो ये हो गया अकबर के बारे में कुछ कुछ। फिर अकबर जो है, जैसे हम मैंने बताया कि अकबर जो है गुरु अमरदास जो सिख गुरु थे, इनको लैंड ग्रांट्स वगैरह देता है फ्री में, मतलब ऐसे जो होता है ना लैंड ग्रांट्स वगैरह देता है। और इससे जो सिखिज्म है और मुस्लिम्स का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा बनाने का कोशिश करता है वो। बट आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जहांगीर जो है ये रिलेशन को खराब कर देगा हमेशा हमेशा के लिए, और बाद में औरंगजेब जा करके और भी खराब कर देता है। क्लियर है। जो तकव्वी लोन मोहम्मद बिन तुगलक जो लाया था, जिसको आगे चल के हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी कंटिन्यू करता है, ये तकव्वी लोन्स को जो है अकबर भी कंटिन्यू करता है। तकव्वी लोन्स याद आ रहा है, जो फार्मर्स को लोन दिया जाता था ताकि वो जो है पहले से सीड्स वगैरह खरीद सके, जानवर खरीद सके, ताकि वो जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन कर सके। पीजेंट्स को जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट क्या होगा, राजा को होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उसका वन थर्ड उतना ही ज्यादा होगा जो राजा को मिलेगा। दहसाला सिस्टम के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। क्लियर है। ये देखो, ये इबादत खाना में कुछ इस तरीके से डिस्कशन होता था, यहाँ बीच में अकबर बैठा हुआ है, इधर अलग अलग धर्म के सारे लोग बैठे हुए हैं। क्लियर है। सब बैठ करके अपना अपना अपने अपने धर्म का पॉइंट रख रहे हैं। इस तरीके से इबादत खाना में होता था। अकबर का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर में, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। पेंटिंग में देख लेते हैं, तो ये जो है ये तस्वीर खाना बनाया था। तस्वीर खाना जो है ये पेंटिंग को मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करने का कोशिश करता है। याद आ रहा है हम लोग देखे थे हुमायूं जो है मिनिएचर पेंटिंग को इंट्रोड्यूस करता है इंडिया में, तो ये तस्वीर खाना बनाया जाता है। इसमें मतलब एक टाइप का पेंटिंग्स का म्यूजियम था। क्लियर है। सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग बनाता है। क्लियर है। म्यूजिक वगैरह को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज करता है अकबर, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में म्यूजिक वगैरह को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज नहीं किया गया था। मतलब आमिर खुसरो के बारे में हमने पढ़ा है, जो थोड़ा म्यूजिक वगैरह को लेकर के काफी ज्यादा कुछ करते हैं। क्लियर है। लेकिन मुगल्स जो थे वो म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, आर्ट आर्ट एंड कल्चर अगर देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर मुगल्स के टाइम में बहुत ही ज्यादा समृद्ध था, बहुत ही ज्यादा उसको पॉपुलराइज करते हैं। क्लियर है। इवन अगर आर्किटेक्चर के टाइम में देखें तो देखो ये आगरा का फोर्ट है, ये बहुत ही बड़ा बहुत ही विशाल फोर्ट है। अगर कभी आगरा जाओ तो विजिट कर सकते हो, मतलब देखने लायक है, बहुत ही बड़ा है। उसके बाद ये फतेहपुर सिकरी है। फतेहपुर सिकरी वही आगरा का जो उन लोग का कैपिटल होता है। फिर ये बुलंद दरवाजा वगैरह है। ये देखो इसमें मतलब अगर क्वालिटी अगर देखोगे अभी भी तो समझ में आएगा कि कितना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी था कि इस क्वालिटी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। क्लियर है। इवन जो हुमायूं टॉम वगैरह भी है वो भी इन्हीं के टाइम पे बनाया गया है। आ, ये हमारा अकबर कंप्लीट हो गया। क्लियर है। मैंने सोचा था कि आज अकबर औरंगजेब और अकबर और जहांगीर और शाहजहां ये तीनों कर दूंगा, बट मुझे लग रहा है एक घंटा हमारा अकबर में ही चला गया। बट ये अकबर का टॉपिक थोड़ा था भी बड़ा। जहांगीर और औरंगजेब कल, जहांगीर और शाहजहां कल तुरंत हो जाएगा। कोशिश करेंगे कल हम लोग जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों करने का। क्लियर है। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ एडिशनल देख लेंगे। 2 क्लास 3 क्लास में हम लोग का खत्म हो जाएगा। आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कल परसों। हाँ देखते कल परसों तक में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अगर परसों खत्म नहीं हुआ तो मंडे को हो जाएगा, बट फिर भी हम लोग का संडे को मेडिवल हिस्ट्री का टेस्ट होगा। क्लियर है। कोई डाउट?